नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कचरे के ढेर में स्वच्छता मिशन। दरअसल ये इसलिए भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में पिछले 10 साल से अभियान चल रहा है सफाई का, और उसके लाभ भी हुए हैं, तस्वीर बदली है। लेकिन हम भोपाल की बात करें तो जब पहला अभियान शुरू हुआ था 2014 की बात करें तो भोपाल देश का पहला सबसे स्वच्छ शहर बना था। हालांकि ये 10 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी भी टॉप 5 में ये रहता है। आज इस पर बात करने की वजह ये कि स्वच्छता अभियान है, लेकिन गंदगी के ढेर शहर में जगह जगह पड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि कीचड़ और जो दलदल है वो बजा रहा है। मक्खियाँ, मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब फैल रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस बहाने भी अगर बहुत पॉजिटिव सोचें तो अस्पतालों को रोज़गार मिला हुआ है। ड्रग्स की जो दवाओं की दुकान है उनकी बिक्री बढ़ गई है। लेकिन आखिर किस कीमत पर? क्या गंदगी फैलाकर हम लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं? ये मेरा एक तंज है। इससे जो डॉक्टर और मेडिकल वाले हैं वो उसको अदरवाइज ना लें। लेकिन सीधी सी बात यह है कि सफाई का अभियान देश में है, और राजधानी भोपाल, इंदौर की बात करें या और मध्य प्रदेश के दूसरे शहर हैं, वो गंदगी से परेशान हैं। जो आप दृश्य देख रहे हैं ये सफाई के वो नज़ारे हैं जो कभी किसी की शिकायत पर काम होता हुआ। और इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि देश भर में और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 300% इस बार मरीज बढ़े हैं बुखार के, मलेरिया के, डेंगू के, चिकनगुनिया के और वायरल, जिसे मौसमी या फसली बुखार कहते हैं। ये बड़ा फिगर है, क्योंकि इस बार ना तो गर्मी के बाद और न गर्मी के पहले कोई अभियान चला है कि डेंगू का लार्वा कहीं पनप रहा है तो उस पर खिलाफ अभियान चलाकर फाइन किया जाए, कूलर को साफ़ किया जाए, जो नालियों में पानी भर गया उसको ठीक किया जाए, या जो नाले इसके लिए सड़न पैदा करते हैं उनको सारा काम, जो नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भोपाल में उसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। ये भी एक किस्म का तंज है कि ये मुंशियों की पार्टी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। इस पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो संसद से सड़क तक के मुद्दों पर संघर्ष करते हैं, कमल राठी जी हमारे साथ। डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिफ अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्काइप पर दो विशेष मेहमान जुड़े हैं। एक दिल्ली से है नागेंद्र सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे पत्रकार साथी प्रोफेसर भी हैं डॉक्टर राहुल रंजन जी, आप सभी का स्वागत है। चर्चा तो सबको पता है कि सबके घरों के सामने मोहल्ले में गंदगी है और हर घर में एक आदमी बिस्तर पर है, बीमार है बुखार की वजह से। सबसे पहले मैं दिल्ली की तरफ रुख करूँगा। नागेंद्र जी, भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली भी हलकान है। वहाँ चाहे वो पराली के जलाने की बात हो, प्रदूषण की बात हो, लोग सांसों की तकलीफ से परेशान हैं, आंखों की जलन से परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कुछ कर रही है? दिल्ली से फिर चर्चा को हम लाएंगे भोपाल की तरफ। नागेंद्र जी। राघवेंद्र जी, दिल्ली में तो इस समय के हालात में कहूँ तो ये हेल्थ इमरजेंसी है, जहाँ AQI करीब करीब 400 के करीब पहुंच चुका है। कई जगह पे तो 400 को क्रॉस भी कर चुका है जी। और दिल्ली वालों को के लिए और NCR वालों के लिए कोई नई स्थिति नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो AQI को 600 650 तक भी जाते हुए देखा है करने के लिए। हालात कमोबेश ये है कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, विशेषकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही बुरी आफत की स्थिति है। जवानों के लिए भी ज्यादा स्थिति नहीं है। कहीं जुकाम है, कहीं खांसी है, कहीं गले में परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, फेफड़ों में अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते जा रहे हैं करने के लिए। और सरकारों की अगर हम बात करें, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, तो इसमें तो मुझे वो स्थिति नजर आती कि उस छात्र जैसी स्थिति है सरकारों की, जो पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट आता तो फेल हो जाता है, और हर बार फेल हो जाता है। स्थिति ये है। पिछले इतने सालों से बात होती आई हुई है प्रदूषण पे, चाहे वो वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, और कमोबेश ये दिल्ली NCR के लिए नहीं, देश के सभी प्रमुख राज्यों में से ज्यादातर राज्यों की स्थिति है कि ध्वनि, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, तीनों ही प्रदूषणों से वो शहर जूझ रहे हैं और उनके नागरिक जूझ रहे हैं करने के लिए। दिल्ली NCR की स्थिति ये है कि मैं आपको बताऊं कि कहा तो पराली के लिए और दिवाली पे जो बम पटाखे फोड़े जाते हैं उनके लिए जिम्मेवारी ज्यादा, बातें उनकी ज्यादा आती है मीडिया में, लेकिन उनको मैं मानता हूं आंकड़े अगर पे देखा जाए, तथ्यागत आंकड़ों पे देखा जाए, तो वो तो गरीब की बीबी हैं कि जिन्हें हर कोई भाभी कहता है।
क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे का, उसका आंकड़ा ये कहता है कि 40 से 44% जो कारण है प्रदूषण के, वो अभी तक पूरी तरह से उनके स्रोत ज्ञात नहीं है जी। पराली और पटाखों का तो 10% मुश्किल से बामुश्किल पहुंचता है, तो 90% प्रदूषण का जिम्मेवार कौन है? एक बात। दूसरी बात, कुछ समय पहले जब एक महामारी आई थी, जिसे आपदा थी, बहुत कठिन आपदा थी, कोरोना का नाम दिया गया था। आप देखिए, अगर मैं 2020 का एक आंकड़ा बताऊं, जो ग्रीन पीस का और ग्लोबल कैंपेनिंग ग्रुप का आंकड़ा ये कहता है कि दिल्ली एनसीआर के 3 करोड़ लोग जब प्रदूषण से, विशेषकर इस वायु प्रदूषण से के चलते अगर चपेट में आते हैं, तो उनमें से मौत का आंकड़ा करीब करीब 50,000 लोगों का है। और कोविड का आंकड़ा हम माने मैक्सिमम डेथ का, तो मेरे हिसाब से 24,000। तो अगर कोरोना बहुत बड़ी आपदा थी, तो मैं ये मानता हूं कि अभी जो चल रहा है, AQI खराब है, वायु प्रदूषण का आंकड़ा है, वो जी। तो महाआपदा है, उसके मुकाबले बहुत बड़ी आपदा है जो इतनी जानलेवा से साबित हो रही है। बिल्कुल। लेकिन सरकारें कहीं नहीं है, नागरिक भी जिम्मेवारी अपनी नहीं निभा रहे। हमें जो जमीन में पौधे, बर्ड, पीपल, नीम, बरगद हमें जमीन में लगाने थे, वो हम भूल के अब हम गमलों में पौधे उगाते हैं, और उन गमलों के पौधों को हमने उगाना छोड़ दिया। अब तो घरों के अंदर आर्टिफिशियल पौधे लाते हैं, प्लास्टिक प्लांट, और वो लगा के हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहे हैं। हालात ये है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जितना संकट बढ़ रहा है उतने हम लापरवाह होते जा रहे हैं। हम विकसित तो हो रहे हैं, डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट का एक तरह से विकराल रूप है वो हम सब भोग रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो या भोपाल की। मैं बीच में एकदम से डॉक्टर आसिफ अली की तरफ आऊँगा, क्योंकि मसला जो दिल्ली का है वो पूरे देश का है और पूरी दुनिया का है। अब हम उस पर नहीं जाएंगे कि विकसित देश ज़्यादा करते हैं प्रदूषण और हम जैसे लोग जो हैं विकासशील देश कम करते हैं, लेकिन पब्लिक सफ़र कर रही है, आम आदमी सफ़र कर रहा है। जो डॉक्टर साहब आंकड़ा दिया है नागेंद्र जी ने कि कोरोना में मरे थे 24,000 लोग, और इस प्रदूषण से मरते हैं हर साल 50,000, यानी कोरोना से भी का भी ये ग्रैंडपा है। आपकी राय, इसको मेडिकल के हिसाब से कैसे देखा जाए, और आदमी इससे बचने के लिए खुद क्या कर सकता है, वो भी ज़रूर इसमें बताएं। अगर ज़रूरी आपको लगता है तो वो दवाइयों का भी आप नाम बता सकते हैं, जो दवाएं चाहे वो होम्योपैथी की हों या जो आपके हिसाब से ठीक लगती हो, वो शेयर करें ताकि जनता का भला हो सके। जी राघवेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया मेरी राय रखने के लिए इस टॉपिक पे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रदूषण तो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ेगा। ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। हम अपना घर तो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम अपना घर साफ़ करके जो कचरा कूड़ा बाहर फेंकते हैं, उससे वो लोग सफ़र करते हैं जो वहाँ से गुज़र रहे हैं। तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट निभाती होगी। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं निभाती होगी, लेकिन हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। दरअसल हमारे बीमार पड़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम अंदर से खोखले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। हमारा दिन की जो शुरुआत होती है वो चाय कॉफ़ी से होती है, वो शुरुआत ही गलत होती है। अब जब हम इस तरह का खाना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और इस तरह का जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो हमें बहुत जल्दी अफेक्ट करेगा। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। अगर हम देखें कि अगर पॉल्यूशन बाहर नहीं भी हो और अगर हमारे घर में हमारा पानी साफ़ नहीं है, तो बहुत आसानी से हमें डायरिया हो सकता है, हमें टाइफाइड हो सकता है, हमें जॉइंटिस हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर ख़त्म हो गई है। ये इसकी जो बड़ी वजह है वो हमारा दिन भर का खान पान है। हम अपने पेट को भरने के लिए चाय कॉफ़ी टोस्ट या फिर पिज़्ज़ा बर्गर समोसा इस तरह का खाना खाते हैं। ये हमारी भूख को तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमारे शरीर को वो न्यूट्रिशन नहीं देते जो हमें बीमारी से लड़ने के काबिल बनाए। तो बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद होता है ट्रीटमेंट। अगर हम अपने आप को न्यूट्रिशन से जो है लोड करेंगे, तो फिर हमारा शरीर इस तरह के प्रदूषण से जल्दी अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हर इंसान को समझा पाना और हर इंसान को एजुकेट करना मुश्किल है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को समझाएं, अपने आप को सही चीज़। देखिए, जो आम तौर से लोग यूज़ करते हैं घर में, वो शक्कर यूज़ करते हैं जिसे रिफाइंड शुगर कहते हैं।
या ऑयल यूज़ करते हैं जिसे रिफाइंड ऑयल कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपके स्वाद को तो बढ़ा देते हैं खाने में, लेकिन आपके शरीर को डैमेज करते हैं। और आपका लीवर जो इम्पॉर्टेंट है, आपके लीवर कम से कम 500 ऐसे नॉर्मल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रदूषण है वो तो हमें अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि नागिन जी ने कहा कि इस तरह पॉल्यूशन, देखिए आप कोविड में नहीं था ज़्यादा, लेकिन कई लोग कोविड अफेक्ट होने की वजह से मर गए, और कई लोग कोविड अफेक्ट होने की वजह से मरे भी, वो नहीं मरे क्योंकि उनका खान पान ठीक था, उनके अंदर वो बीमारियां नहीं थी जो उन्हें बीमारियों से जो लड़ने नहीं देती हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशन यू हैव टू इम्प्रूव योर हेल्थ बाय द राइट न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन की शुरुआत अच्छे नाश्ते से करें और वो चीज़ें लें जिसमें न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, और ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्दी रखते हैं वो ज़रूरी हैं। बिल्कुल। दरअसल ये तो बात हुई खान पान की। मैं अगले दौर की बातचीत में समय कम रहेगा, लेकिन ज़रूर कुछ दवाओं का जिक्र करें तो और बेहतर होगा। कसरत का जो आपने कहा कि खान पान दिन बेहतरी से शुरू करें, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बेहतर होगा। धूप में बैठेंगे, सर्दियों के दिन आ रहा है तो आपको विटामिन डी मिलेगी जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देगी, और एक्सरसाइज आपके शरीर को ठीक रखेगा। लेकिन हमने शरीर को खान पान के लिहाज से डस्टबिन बना दिया है। कुछ भी खाते हैं, जो हम कुछ भी खाते हैं उसी वजह से बीमार पड़ते हैं। तो ये तो हुआ अलहदा विषय। हम फोकस इस पर करना चाहते हैं कि भोपाल में जहाँ मैं रहती मालती राय, वो इलाका भी गंदा है। मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका इलाका भी गंदा है। सांसद आलोक शर्मा है, उनके क्षेत्र में भी गंदगी है। और नगर निगम गंदगी फैलाने वालों से लगभग 12 लाख रुपए महीना जुर्माना वसूल करती है। 3000, हमारे पास जो आंकड़े वो 3884 के लगभग ऐसे लोग हैं जो पिछले 7 महीने में स्पॉट फाइन जिन पर किया गया है, और 30 लाख रुपए का जुर्माना फुटपाथ पर जो लोग बैठते हैं, गंदगी करते हैं, उनसे वसूल किया गया है। ये तो हो गया आंकड़ा। लेकिन हमारा कहना है कि आप कुछ भी वसूल करें, आप 1 करोड़ रुपए वसूल कर लें, 10 करोड़ करें, लेकिन गंदगी से बचाएं। और ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर को गंदगी से बचाएं। डॉक्टर रंजन जी, ये जो सारा मामला है वो इस पर तो है कि हमको जागरूक होना चाहिए, हमको खान पान ठीक रखना चाहिए, हमारे मोहल्ले में गंदगी कम से कम करनी चाहिए। लेकिन सरकार का जो जिम्मा है, जो नगर निगम का जिम्मा, जो एजेंसी होती है काम करने वाली, वो दरअसल लापरवाह हुई है। इस बार कोई मिशन नहीं दिख रहा सफाई का। आपकी राय? कि राजधानी में रहवासी क्षेत्रों का जिस हिसाब से विस्तार हुआ है, जिस हिसाब से रहवासी क्षेत्र बढ़े हैं, और तो उसकी तुलना में नगर निगम के पास में सफाई अमला बहुत ज्यादा कम हो चुका। तो सफाई अमला एक तो कम हुआ, दूसरा रहवासी क्षेत्र बढ़ गए, और तीसरी चीज ये हुई कि जो पहले छोटी गंदगियां, आप गंदगियों का ढेर आपको दिखाई देने लगा। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नगर निगम का फोकस सिर्फ इस चीज पे रहता है कि कचरा उठाने की से आपसे टैक्स वसूल कर लिया जाए, या स्पॉट फाइन तो कभी कभार होता है, लेकिन सिर्फ वसूली है कि रहवासी क्षेत्रों में जो लोग हैं रहते हैं उनसे सफाई संपत्ति करके साथ में जो सफाई टैक्स लिया जाता है उसकी पर्याप्त वसूली होती है। लेकिन कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें सफाई कर्मचारी नहीं जाते। दूसरी चीज ये है कि एक स्पॉट जहां मान लीजिए कचरा कॉलोनी के किनारे पर डाला जाता है तो वहां कचरे का अंबार लग जाता है। जब तक अंबार वहां बदबू ना दे तब तक नगर निगम का अमला सक्रिय नहीं होता, उसको उठाता नहीं। यदि कहीं पर कचरे की गाड़ियां पहले जो रखी गई थी, डब्बे रखे गए थे, वो सब तमाम हटा लिए गए हैं, तो ऐसी स्थितियों में हर कॉलोनी के मुहाने पे आपको गंदगी और कचरा दिखाई देगा, क्योंकि डस्टबिन टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम का कहना यह है कि कचरा गाड़ी हर रहवासी क्षेत्र में जाती है, लेकिन शहर के 40% बल्कि उससे ज्यादा क्षेत्रों में नगर निगम की कचरा गाड़ी नहीं जाती, और यदि जाती भी है तो वो 3-3, 4-4 दिन में जाती है। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि कोई अपने घर में कचरा 4 दिन 5 दिन क्यों रखेगा? वो कहीं ना कहीं जुगाड़ देखेगा, खाली प्लाट देखेगा या सड़क का किनारा देखेगा, वो चुपचाप रात में डाल के आ जाएगा। तो नगर निगम उसको उठाएगी नहीं। तो नतीजतन ये होता है कि हर कॉलोनी के बाहर या जहां भी कॉलोनी में आपको प्लाट खाली मिल जाए या जो स्पेस खाली मिल जाए, आप वहां आपको गंदगी दिखाई देगी। तो नगर निगम इसको लेकर के सक्रिय नहीं होता। पूर्व के वर्षों में भी आप उठा के देखिए तो सर्दी से पहले या फिर ये अपना दीपावली बीतता था या 30 त्योहार बीतते थे तो उसके बाद में सफाई अमला,
सफाई का पूरा एक मिशन चलाया जाता था, एक मुहिम चलती थी और पूरा शहर साफ सुफ करने की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन इधर 2-3 वर्षों से ये इस टाइप की मुहिम आपको दिखाई न तीज त्योहार पे दिखाई दे रही है, न ऐसा कुछ हो रही। नहीं तो पहले ये होता था कि हर मोहल्ले की सफाई का अभियान चलता था, 10-10 दिन बिल्कुल। सफाई होती थी। आप पुराने स्थिति और दूसरी चीज़ कचरे की बात छोड़ दीजिए, नालियों की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि मैं पुराने शहर से लगभग मेरा वास्ता रहता है और आवागमन, पुराने शहर का ऐसा कोई इलाका, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है जिसके ऊपर से आपको गंदा पानी निकलता हुआ दिखाई न दे। बिल्कुल। लेकिन नगर निगम का जो नाला सफाई का जो गैंग था या अमला था, वो बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति हो गई कि नगर डॉक्टर निगम राहुल सफाई जी, के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। जी। दरअसल हम जब ये कहते हैं कि नगर निगम के पास सफाई कर्मी कम है, तो हम उनको एक तरह से रक्षा कवच दे देते हैं। ये उनके लिए रक्षा कवच नहीं बनना चाहिए। सफाई कर्मी कम है तो वो बढ़ाएं, ये उन्हीं का जिम्मा नगर निगम का। जी। आम आदमी तो उनकी नियुक्ति करेगा नहीं। और मेरा ये मानना है कि सफाई कर्मी कम नहीं है, उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सफाई कर्मी 2 साल पहले थे और आज वो घट गए, वो पहले से बड़े होंगे। लेकिन पार्षद क्या कर रहे हैं, जो जनता की इकाई से चुनकर जाते हैं, जो मोहल्ले का दरोगा वो क्या कर रहा है, जो स्वास्थ्य अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, फिर मेयर साहब और जो बड़े भारी भरकम अमला है, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, ये सब कर क्या रहे हैं। ये उनका जिम्मा है कि पहले शहर को साफ रखें, क्योंकि ये अभियान पूरे देश का है। और अगर ये ठीक नहीं चल रहा है तो इसमें सफाई कर्मी राठी जी कम है ये कहकर हम उनका बचाव नहीं कर सकते। अगर कम है तो आप उनकी व्यवस्था करिए। आपके पास फॉगिंग मशीन नहीं है तो आप उसकी व्यवस्था करिए। आपके पास कोई केमिकल कीटनाशक चीज़ें नहीं है तो उसको खरीदिए, क्योंकि यही तो काम है नगर निगम का। अगर वो ये नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी, आपकी राय? नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मेरे हिसाब से नगर निगम के पास कोई सफाई कर्मचारियों की कमी नहीं है। हर वार्ड में 20 से 25 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन आपको गिनती के 4-5 सूरतें हैं जो कभी कभी आपको दिखती रहेंगी। इसके अलावा वो सफाई कर्मचारी कहाँ जाते हैं, किन साहब के बंगलों पे काम करते हैं, वो पता नहीं हमें। रही बात आपने कहा, देखिए ये ऊपरी प्रदूषण, वायु प्रदूषण पानी का और ये सब हमें दिख रहा है, लेकिन एक नए प्रदूषण जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और जिस पे कभी चर्चा नहीं होती वो है ग्राउंड वाटर का, जो ज़मीन के अंदर भूजल है। ये जो नालियाँ चौक हो रही हैं, कचरा खंती बन रही हैं, जगह जगह शहर में कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो जो वाटर ज़मीन के अंदर जाके ज़मीन के अंदर के पानी को प्रदूषित कर रहा है, उसकी कभी भी किसी भी विभाग ने चिंता करते हुए नज़र नहीं आती है। रही बात आपने जैसा कहा, तो मैं कहता हूँ स्वच्छता अभियान के बाद एक जागरूकता की लहर पूरे देश में आई, लोग भी जागरूक हुए, सरकारें भी कुछ जागरूक हुई, निगम भी जागरूक हुई। लेकिन 50% तो मैं मान के चल रहा हूँ जनता की गलती हो सकती है और 50% तो जनता काम कर रही है। लेकिन जब हम निगम की बात करते हैं तो निगम जब घर से कचरा ले जाती है तो उस कचरे को कहाँ ले जा रही है? उसने शहर में स्वच्छता अभियान के बाद 12-15 स्टेशन बनाए जहाँ से वो कचरे को ले जाते हैं। फिर वहाँ से किसी एक गाड़ी में भर के उसको आदमपुर खंती पे ले जाते हैं। तो जब आप ये सारा प्रोसेस देखेंगे, चूंकि मैं आंखों से देखा हूँ तो शायद इसलिए बता रहा हूँ, आप आदमपुर खंती पे जाइए, वहाँ लाखों टन कचरा अनप्रोसेस्ड पड़ा हुआ है, वहाँ पर ठेका ही नहीं हो पा रहा है। अभी कहते हैं कि दे दिया है ठेका, लेकिन प्रोसेस नहीं चालू हुआ। एनजीटी ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए केस लड़ रही है निगम। ये नहीं बोल रही है कि सब उसको हम ठीक कर देंगे, बस एफिडेविट दे रही है कि हमने ठीक कर दिया। जबकि आप देखेंगे तो कितना, और उसका जो लीचेट बहता है वो आसपास के खेतों में जा रहा है, जिसका गेहूं सब्जियां हम ही खा रहे हैं। बिल्कुल। तो उस प्रदूषण को हम नहीं देख रहे हैं। सिर्फ सफाई वाला प्रदूषण तो बहुत छोटा पार्ट है। बिल्कुल। उस जहर को आप कभी आदमपुर खंती पे देखिएगा जाके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल बात यह है राठी जी, नीयत का सवाल है। ये जो सफाई स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, मिशन चल रहा है, अब ये करप्शन का मिशन हो गया है। स्वच्छता के नाम पर नगर निगम का बड़ा बजट इसी पर खर्च हो रहा है, लेकिन शहर में सफाई नहीं दिख रही है, जो चिंता का विषय है। आप अपनी बात जल्दी से पूरी करें, फिर मैं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तो जो स्वच्छता के नाम के पैसे आ रहे हैं, या जैसे पार्कों में हरा कचरा खत्म करने के लिए नाडेप की टंकियां बनाई गई, आज तक उसमें कोई कचरे का खाद नहीं बना। तो आपके पास कचरा ले जाने का, जो नागरिक फेंक देते हैं, तो नागरिक इसलिए फेंकते हैं कि 3 दिन में गाड़ी आती है, या फिर इसलिए हरा कचरा निकलता है। बिल्कुल। तो हरा कचरा अगर हमारे पास घर में समझे छोटा मोटा 10 गमलों का भी कचरा निकला तो ये कचरे वाला नहीं ले जाएगा, उसके लिए हमें निगम को 500-1000 रुपए देने पड़ेंगे।
जब निगम का अमला आके उसको ले जाएगा तो आदमी उसको कहीं ना कहीं सरकार देता है कि फेंक दो भैया। सीधी सी बात है, स्वच्छता मिशन तो चल रहा है, ये करप्शन खत्म करने का मिशन भले ही चले ना चले, लेकिन सफाई के मामले में जो कर्मचारी, जो बजट है वो सही लोगों के हाथों में जाकर अगर खर्च होगा तो फिर से सफाई ठीक से हो जाएगी और आधी आबादी जो बीमार हो रही है वो बच जाएगी। नागेंद्र जी, आपकी इस पर टिप्पणी की, मिशन जो चल रहा है सफाई का वो करप्शन का मिशन भी हो गया है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना राघवेंद्र जी, पहले भी मैंने कहा कि सरकार की स्थितियां तो वही हैं कि वो, ये तो सरकार तो वो छात्र है जी। जो पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन जी। रिजल्ट आते उसे फेल हो जाना है। इससे इतर लेकिन हमें एक बात और सोचनी होगी कि निजी जीवन हमारा है, अगर हमें लंबा जीना और स्वस्थ जीना है तो हमें अपनी स्तर पे तो अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी होंगी। और इसके लिए जरूरी नहीं कि हम आधुनिकता के अंधी दौड़ में दौड़े जाए। आधुनिकता के साथ साथ कुछ कुछ मामलों में हमें पुरातनवादी भी होना पड़ेगा। नागेंद्र जी, इस मायने में दरअसल कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे गर्मी शुरू होती है तब शहर में अभियान चलता है, जब गर्मी खत्म होती है तब अभियान चलाते हैं कि भाई कूलर का इसका पानी वानी जो भी वो निकाल दिया जाए। दिल्ली में केजरीवाल जी ने एक बार अभियान चलाया था, वो खुद कहते थे कि मैं सफाई अपने घर का कूलर का पानी निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो लोग इससे एक तरह से मोटिवेट होते हैं। ये जो मोटिवेशन है वो खत्म हो गया पिछले 2 साल 3 साल की बात करें तो। ये जो दिक्कत है कि पूरा अमला सो गया है, अब लगता है कि सफाई अपने आप होगी, क्योंकि एक बार आपने सफाई का मिशन चालू कर दिया है, अब उसको बंद भी कर देंगे तो साफ वो होता रहेगा। ये दिक्कत है। मैं डॉक्टर साहब आपसे सबसे आखिरी में आपके पास आऊँगा कि आप चाहें तो वो टिप्स भी दे दें जो लोगों को बेहतर जीवन जीना सिखाए इस विषम परिस्थितियों में। डॉक्टर राहुल, आपकी छोटी सी राय। सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से राजधानी का विस्तार हो रहा है और ये समस्या जो सफाई की पैदा हो रही है, इसके लिए निगम को तकनीकी रूप से मशीनरीज के रूप में सुदृढ़ होना होगा। ये कई बार प्रयास किए जा चुके हैं। नगर निगम के पास में सफाई की बहुत सारी मशीनें कबाड़ा में जा चुकी हैं, लेकिन उनका व्यवस्थित इस्तेमाल नहीं हो पाता। अब शहरों की सफाई के लिए तकनीकी रूप से नई मशीनरी की आवश्यकता है, उसके देखरेख की आवश्यकता है, उसके संचालन की आवश्यकता है। इस पे नगर निगम को ध्यान देना होगा। इसके बगैर यदि ये चाहे कि सफाई कर्मचारियों के भरोसे शहर को साफ कर सकते हैं, यहाँ की पूरी गंदगी और कचरे को, नालियों की सफाई कर सकते हैं, तो ये असंभव है, क्योंकि मनुष्य के हाथ से नालियों की सफाई इस शहर की नहीं हो सकती या कहीं भी नहीं हो सकती, खतरनाक भी होती है। और नगर निगम के पास में कई बार कई मशीनें आई और सब कबाड़े में चली गई, तो ये भी जांच का बिंदु है कि आखिरकार ये करोड़ों रुपए की मशीनें जाती कहाँ है और कबाड़ क्यों हो जाती है। बिल्कुल, तो ये भी है, बहुत सारी दिक्कतें नहीं हो पाती नालियों। रंजन साहब, दिक्कतें बहुत सारी, लेकिन मैं सिर्फ इस पर आना चाहूंगा कि जब मेयर का मोहल्ला गंदगी से भरा हुआ है, जो स्थानीय मिनिस्टर है विश्वास सारंग के घर के पीछे अगर गंदगी है, सांसद के घर के पीछे गंदगी है, तो फिर आखिर सिस्टम कर क्या रहा है? तो सिस्टम तो कोलैप्स हो रहा है, तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, फिर गंदगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। राठी जी, आपकी राय, फिर अंत में मैं आऊंगा डॉक्टर साहब की तरफ। मेरा कहना है कि निगम के पास अगर निगम ईमानदारी से बिना भ्रष्टाचार के सफाई, स्ट्रीट लाइट और सड़क, इन 3 चीज पे काम कर ले, बाकी पे जो करना हो अपनी व्यवस्था से करता रहे, तो आपको शहर में आम आदमी की शिकायत ये 3 है तो वो खत्म हो जाएगी। बाकी काम आप अपना करते रहें जो भी आपकी व्यवस्था है। और एक चुनिंदा अच्छे अधिकारी को अगर नगर निगम पोस्टेड करता है, नगर निगम के पास अगर सही ढंग से पोस्टेड करता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम भोपाल नगर निगम कर सकता है और हम स्वच्छता में भी नंबर 1 आ सकते हैं। लेकिन सही अधिकारियों की पोस्टिंग और उसमें प्राप्त जो भ्रष्टाचार है सफाई में खासकर, उसको, जैसे एक छोटी सी बात और बस के खत्म करूंगा कि जगह जगह कचरा स्टेशन है, उसके बाद भी टेम्पररी खंतियां बन गई, वहां आग लगी। आज ही अखबारों में खबर है, बावड़िया कला में, आसपास बहुत रहवासी इलाका है। बिट्टन मार्केट का पूरा कचरा जलाने के लिए और उससे बिजली पैदा करने वहीं संयंत्र लगाया, वो लगाने के शायद 2-4 दिन चला या जितना भी चला, अब बंद पड़ा है पिछले कई समय से। यही तो ये सब चीजों का मैनेजमेंट हो जाए, सफाई की मशीनें पर्याप्त हैं। यही बेईमानी है जो अधिकारी करते हैं। इसी पर भोपाल तो खूबसूरत शहर है, झीलें हैं, पहाड़ है, यहाँ तो कुदरत ने बहुत नवाजा है इसको खूबसूरती से। डॉक्टर साहब, आपकी राय इस दौर से? जो कुछ सरकारें कर रही है वो अपनी जगह है, आम आदमी क्या करे और कौन सी दवाई ले? अगर होम्योपैथी कुछ दवा बतौर टिप्स दे सके तो। जी, चिकनगुनिया, डेंगू या बुखारों बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, पानी से होती हैं। तो हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो आसान चीज़ है, वो ये है कि हम पानी को उबाल के पिएं।
जिससे उसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हैं वो किल होंगे। तो डायरिया, जॉइंटिस, टाइफाइड, इस ऐसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो क्योंकि स्मोकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, पोल्यूशन है, तो हम अपने फेस को कवर कर सकते हैं। अपने घर में कुछ मेडिसिन रख सकते हैं, जैसे कि इपिटोरियम पर्फ एक मेडिसिन है, रस्टॉक्स, जेल्सीमियम, ब्रायोनिया, आर्सेनिकल, ये कुछ मेडिसिन है जो आजकल जो बीमारियां हो रही हैं, वायरल डिजीज़ हो रही है, उससे जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसको ठीक करने में ये हेल्प कर सकती है। जैसे पहले भी कोविड के टाइम पे आर्सेनिक भी एक मेडिसिन थी जिसके बारे में कहा जाता था कि आप उसका 3 दिन तक एक एक डोज लीजिए 200 का, और उससे आप प्रिवेंट हो सकते हैं, अपने बॉडी को इस तरह की डिजीज़ से बचाने के काबिल बना सकते हैं। तो ये किया जा सकता है। बाकी ये है कि अगर आप चिकनगुनिया और डेंगू भी चूंकि बहुत शहर में चल रहा है, डेंगू के लिए जो बहुत अच्छी मेडिसिन है वो इपिटोरियम पर्फ है, ये 200 पोटेंसी में ली जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि उसमें रस्टॉक्स, उसमें पेन भी होता है, बॉडी में फीवर भी आता है, तो आप रस्टॉक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो होम्योपैथी की एक और मेडिसिन है वो जेल्सीमियम है, जेल्सीमियम 200, वो भी ली जा सकती है। तो ये कुछ चुनिंदा मेडिसिन है जिसको लेके हम प्रिवेंट हो सकते हैं, और अगर हमें सिम्टम्स हैं तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ने दवाई भी बताई, एहतियात भी बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि विटामिन डी जरूर लें, धूप में बैठें और उसकी जांच कराएं अगर विटामिन डी कम होता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से ही बहुत सारी बीमारी आपको घेर लेती है। तो ये बहुत सारी बातें जो हम मौके पर करते रहेंगे जब जब ये नौबत आएगी। अभी तो मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, राठी जी आपका धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, और रंजन जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।